नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चैप्टर 71 डिक्लेरेशन। अभी चेस खेलते हुए सिर्फ 15 मिनट ही हुए होंगे, लेकिन मास्टर अमन अब तक 3 गाने हार चुके थे। नेहा ने चिड़चिड़ाहट ने अमन की तरफ अपनी काली खूबसूरत आंखें उठाकर देखा तो उसकी चिड़चिड़ाहट से भरी काली आंखें मुस्कान से भरी वॉलेट आंखों से जा मिली। नेहा ने एक पल अमन की आंखों में देखा, फिर ओरिटेशन से सभी चेस पीसेस को हाथों से मार गिराए हुए बोली, क्या चाहिए? नेहा का सवाल और उसकी चिड़चिड़ाहट से भरी आंखें देख अमन ने नित्या की पतली उंगलियों को अपने मैस्कुलिन हाथ से केयरफुली पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ डेट पर चलो। अमन का सवाल सुन नेहा ने अपना हाथ उसके हाथ से वापस लेना चाहा तो अमन ने नेहा की उंगलियों में अपनी उंगलियां फुसते हुए हुए कहा, देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे हाथ एक दूसरे के हाथों में। अमन की बात सुन नेहा ने एक नजर अपने और अमन के जुड़े हाथ पर डाली और फिर अमन के चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से हंसी और अपना हाथ अमन के हाथ से निकाल सोफे से खड़ी हुई और फिर गार्डन की तरफ जाने लगी। ये देख अमन भी खड़ा होकर नित्या के पीछे एक मुस्कान के साथ चलने लगा। नेहा गार्डन के दूसरी तरफ आए और ठंडी हवा को महसूस करते हुए घूमने लगी। अमन ने भी नेहा के पीछे चलते हुए एक शब्द नहीं कहा, बस अपने सामने चलती लड़की को देखता रहा। रूही जो राजीव जी के साथ चलते हुए गार्डन के इस तरफ आ गई थी, उसने नेहा और अमन को देख राजीव जी से धीरे से कहा, दादाजी आपको अमन को देखकर इस वक्त क्या महसूस जी रहा है? रूही की थोड़ी चिंता भरी आवाज सुन राजीव जी ने अमन और नेहा को ध्यान से देखा और फिर बोले, ऐसा लग रहा है अमन को उसकी दुनिया मिल गई है। राजीव जी का जवाब सुन रूही ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, यही तो और डरने वाली बात है। रूही की बात पर राजीव जी ने उसका सर थपथपाते हुए कहा, रूही अब तुम्हें नेहा को अकेला छोड़ देना चाहिए। तुम कब तक उसको अपने साथ बंधे रहना चाहती हो? राजीव जी की बात पर रूही ने नेहा के कोल्ड सॉलिट्यूड को देख कहा, मैं उसको अपनी पूरी जिंदगी बचाने को तैयार हूँ। आपको तो पता ही है ना उसने क्या क्या नहीं झेला है। रूही की बात सुन राजीव जी ने रूही के सर को सहलाते हुए कहा, रूही 4 साल पहले उस एक्सीडेंट के बाद तुमने सब कुछ छोड़ पूरे 1 साल तक, जब तक नेहा वापस चलने नहीं लगी, बोलने नहीं लगी, तब तक तुमने नेहा का खुद ही ख्याल रखा, तुमने एक नस भी नहीं हाय की। क्यों? ऐसा क्या है बच्चे जो तुम इतना डरती हो उसे लेकर? राजीव जी का सवाल सुन रूही ने नेहा की तरफ देखते हुए कहा, नेहा मेरी बहन, वो कोई आम इंसान नहीं है। उसे बोलते हुए रूही ने राजीव जी को सब कुछ बताया कि 8 साल पहले क्या हुआ और फिर 4 साल पहले क्या हुआ और वो राजवंश के पीछे क्यों पड़ी है। रूही की सारी बातें सुन राजीव जी ने हंसते हुए कहा, बच्चे आज के बाद तुम ये बातें कभी भी अपने जुबान तो छोड़ो, दिल में भी मत लाना। नेहा तुम्हारी बहन है और ये बात कोई नहीं बदल सकता। हाँ, हो सकता है कि उसका ओरिजिन कुछ और हो, लेकिन तुम उससे प्यार करती हो, बस यही काफी होना चाहिए। और तुम डरती हो कि अमन के तुम दोनों की जिंदगी में आने से कहीं सब खराब ना हो जाए, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। बोल राजीव जी ने रूही को अमन की तरफ देने को कहा और फिर बोले, रूही अमन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर स्ट्रॉन्ग माइंडेड पसंद है। उसे अगर कोई चीज भी पसंद आती है तो वो उसे अपना बनाकर संभाल कर रखता है। तो ये तो फिर एक इंसान है, जीता जागता इंसान। अमन की आंखें तुम कभी देखना, जब नित्या का जिक्र होता है तुम्हारी सारी चिंताएं वही खत्म हो जाएंगी। राजीव जी की बात सुन रूही ने अमन से नजरें हटाए और फिर बात बदलते हुए बोली, दादाजी चलिए अब अंदर चलता है, खाना खाने का वक्त भी होने वाला है। रूही को बात बदलता देख राजीव जी ने भी उस बारे में कुछ नहीं कहा और फिर हंसते हुए बोले, हाँ चलो, वैसे अब तुम्हें मुझे दादाजी नहीं बल्कि डैड बोलना चाहिए। राजीव जी की बात पर रूही ने मुंह फूलते हुए कहा, तो किसने कहा था आपको कि मुझे आपको दादा बोलने को? यहाँ नेहा जो काफी देर से अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस कर रही थी, वो रुकी और फिर मुड़कर अमन की वॉलेट आंखों में देखते हुए बोली, राजवंश से अपने सभी रिश्ते खत्म कर दो। अमन जो नेहा से 2 कदम दूर होकर चल रहा था, वो नेहा के अचानक मुड़ने पर अब उसके काफी करीब खड़ा था। इस वक्त नेहा की काली आंखें सीरियस और ठंडी थी। अमन ने नेहा की बात सुन बिना अपने भाव बदले अपनी सेक्सी आवाज में बोला, मेरा राजवंश से क्या रिश्ता हो सकता है? बॉस नित्य। नेहा ने अमन की बात पर एक मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखते हुए अपने कदम अमन की तरफ बढ़ा, उसके एकदम करीब आकर खड़ी होकर अपनी ठंडी पर चार्मिंग आवाज में बोली,
क्या रिश्ता है इससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ उन राजवंश के साथ रिश्ता रखते हुए भी फ्लर्ट किया तो। बोल निया ने अपने पीछे से अपने बंदूक निकली और अमन के हाथ को पकड़ उसमें रखते हुए अपनी ठंडी पर मनमोहित कर देने वाली आवाज में बोली, मैं आपके हाथ में अपनी बंदूक रख पहले तो उन सबको खत्म करूंगी, फिर आपको भी कोई नहीं बचा पाएगा। निया की बात सुन अमन ने एक मुस्कान के साथ नित्या की पतली कमर में अपना हाथ डाला और उसे अपने बिल्कुल करीब करते हुए निया की कमर में वापस उसका बंदूक डालते हुए बोला, वो दिन जब आएगा तो मैं खुद आपके सामने बंदूक लिए मिलूंगा, क्योंकि मैं आपके हाथ गंदे होते हुए नहीं देख सकता। निया ने बात सुनी तो उसकी काली आंखें चमक उठी, क्योंकि पहली बार निया को कोई ऐसा इंसान मिला था जो उसकी धमकी से डरता नहीं था, न ही उसकी मदद करना चाहता था, बल्कि अभी भी इस वॉलेट आंखों वाले लोमड़ी को सिर्फ फ्लर्ट करना था। इस बार निया ने अमन के गर्दन में अपनी बाहें डालते हुए सीरियसली कहा, सेकंड मास्टर अमन सिंह ठाकुर, अब आपने जब इस नर्क में कदम रख ही दिया है तो याद रखिए कि अब आप चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते। बोल निया ने अपने सुर्ख गुलाबी ठंडे होठ अमन के गर्म होठों से मिला दिया। चैप्टर 72 किस। अमन ने निया के सर को अपने दूसरे हाथ से पकड़ा और निया के होठों को चूमने लगा। आज मौसम काफी अच्छा था, तेज हवाएं, हल्की हल्की बारिश निया और अमन को अपने में समेटते और भीगते जा रही थी। निया ने अपने हाथों को अपने के गर्दन पर लपेट लिया और उसके होठों को चूमने लगी। निया अपनी आंखें को धीरे से खोल अमन के बंद आंखों को देखा तो अपनी भी आंखें बंद कर ली। निया ने अभी अपनी आंखें बंद ही की थी कि अमन ने अपनी आंखें खोल निया की बंद आंखों को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ लिविंग रूम में राजीव जी ने रूही से अपना चश्मा ना मिलने पर कहा, बच्चे फ्रंट यार्ड में शायद मैंने अपना चश्मा रख दिया, क्या तुम ले आओगी? रूही ने राजीव जी के सवाल पर खड़े होते हुए कहा, मैं अभी लाती हूँ। बोल रूही ने अपना फोन टेबल पर रखा और बाहर चल दी। यहाँ कुणाल ने अपनी कार पार्क की और फिर पार्किंग से निकल फ्रंट यार्ड की तरफ बढ़ते हुए अपने फोन में आए ईमेल्स को पढ़ने लगा। चलते हुए कुणाल ने ध्यान नहीं दिया और रूही जो अपनी हिल्स पहने सामने से आ रही थी उससे टकराया। रूही का बैलेंस बिगड़ा तो उसके मुंह से धीमी चीख निकली और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुणाल ने अपने सामने गिरती रूही को दिला तो तुरंत उसकी कमर पकड़ अपने तरफ खींच, जिससे रूही जो नीचे गिरने का वेट कर रही थी वो कुणाल के सीने से टकराई। कुणाल ने अपनी बाहों में प्यारी लड़की को देखा जो असलियत में बिल्कुल प्यारी नहीं थी और अपनी गहरी आवाज में बोला, माय डियर, आप क्या कभी देखकर चलती है? कुणाल की आवाज सुन कुणाल के धड़कते दिल की धड़कन अपने कानों में सुन रही रूही ने कुणाल से दूर होने की कोशिश की। रूही को खुद से दूर होने की कोशिश करता महसूस कर कुणाल ने अपने हाथ की पकड़ रूही की कमर पर और कस ली और थोड़े सेक्सीनेस के साथ अपना सर झुका रूही के कानों में बोला, क्यों? आपको डर है क्या कि मैं आपकी बढ़ती धड़कने महसूस कर लूंगा? कुणाल की बात सुन रूही के कान लाल हो गए, लेकिन उसके खुद को शांत करते हुए कुणाल को जवाब देने के लिए अपना सर जैसे ही उठाकर मोड़ा वैसे ही इसके होठ कुणाल के होठी से जा मिले। ऐसा होते हुए रूही और कुणाल दोनों हैरान रह गए और कुछ पल के लिए अपने जी जगह पर जमे एक दूसरे की आंखों में देखते ही रह गए। रूही की आंखें जैसे ही कुणाल की नीली आंखों से मिली वैसे ही उसके दिमाग में 4 साल पहले लास वेगास में बीती उस रात की कुछ यादें आने लगी और यही हाल कुणाल का भी था, लेकिन वो यादें जैसे ही कुणाल की आंखों के सामने आई वैसे ही कुणाल ने अपने दूसरा हाथ रूही के सर को पीछे से पकड़ा और रूही के होठों को चूमने लगा और ऐसा होते ही रूही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कुणाल इस वक्त रूही को किस कर रहा था या बदला ले रहा था ये बात रूही अच्छे से जानती थी। रूही ने खुद को कुणाल से मुश्किल से दूर किया और गहरी सांस लेते हुए थोड़े गुस्से में बोली, डॉक्टर कुणाल ये क्या था? डॉक्टर कुणाल, सुन कुणाल ने रूही को एक स्मर्क को साथ देखते हुए कहा, बटरफ्लाई आखिरकार तुम्हें सब याद आ ही गया। क्यों नहीं आया? क्या तुम अभी भी यही झूठ बोलोगी? कुणाल की सरकास्टिक टोन सुन रूही ने भी एक स्मर्क के साथ कुणाल को देखते हुए कहा, नहीं याद आया। बोल रूही कुणाल के करीब आए और कुणाल के कान के नीचे अपने हाथ रखते हुए अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाते हुए अपनी प्यारी मीठी आवाज में जहर उगलते हुए बोली, शायद इसलिए नहीं याद आया क्योंकि आपकी बैट स्किल्स काफी खराब रही होंगी। हाँ, कितने दुख की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास पूरी जिंदगी है, तब तक शायद आपकी बैट स्किल्स भी अच्छी हो जाए। हो सकता है ना? कुणाल ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत, प्यारी, मासूम दिखने वाले लड़की के मुंह से जहरीले निकलते हुए शब्दों को सुन कुणाल भी ने रूही के कानों के नीचे अपने हाथ रख उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, कुछ महीने और उसके बाद मैं अपनी पुअर बैट स्किल्स के साथ ही आपको हफ्ते तक बेड से निकलने के लायक नहीं छोड़ूंगा, माय डियर बटरफ्लाई। यहाँ अमन निया से दूर हुआ और अपने माथे को निया के माथे से मिलाते हुए उसकी पतली कमर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोला, तो क्या मिस निया मेरी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है? अमन के सवाल पर निया ने अपनी आंखें खोली और अमन की आंखों में देखते हुए हल्के से मुस्कुराए और अमन के हाथों को अपने कमर से हाथ वहां से जाने लगी।
अमन नेहा की मुस्कान देख अपनी जगह पर जम सा गया, लेकिन नेहा को जाता सके उसके पीछे एक मुस्कान के साथ अंदर जाने लगा। यहाँ रूही कुणाल से दूर हुई और फिर कुणाल को थोड़े गुस्से से घूरते हुए वहां से वापस विला में चली गई। कुणाल ने अंदर विला में जाती रूही को देखा तो धीरे से बोला, नाम इतना प्यारा है, चेहरा भी कितना खूबसूरत है, लेकिन इस लड़की की जुबान जहर से कम नहीं। बोलते हुए जब कुणाल अंदर जाने लगा तो उसकी नजर राजीव जी के चश्मे पर पड़ी और उसने चश्मा उठाते हुए कहा, डैड भी ना कहीं भी कुछ भी भूल जाते हैं। अंदर विला में आकर निया वॉशरूम की तरफ चल दी और अमन कुणाल के कमरे की तरफ। रूही विला में आई तो उसने अपने हल्के गीले बालों को झाड़ा, तभी उसके ऊपर कुणाल ने अपना कोट डालते हुए कहा, सफेद कपड़े बारिश में नहीं पहनने चाहिए। कुणाल की बात सुन रूही ने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो उसकी इनरवियर की आउटलाइन साफ साफ दिख रही थी। ये देख रूही ने तुरंत खुद को उस वोट से ढक लिया और थोड़े गुस्से में कुणाल से बोली, तो क्या तुम्हें से शुरुआत से पता था? रूही की बात सुन कुणाल के कान हल्के लाल हो गए, क्योंकि उसने ये बात अभी ही नोटिस किया, क्योंकि इसके पहले तो वो सिर्फ रूही की आंखों और चेहरे को देख रहा था। लेकिन क्या कुणाल ये बात मानेगा? नहीं। तो कुणाल ने एक प्लेफुल स्माइल के साथ कहा, जब मेरी मंगेतर को दिखाने से प्रॉब्लम नहीं तो मुझे देखने में क्या प्रॉब्लम होगी? कुणाल की बात सुन रूही ने कुणाल को गुस्से से घूरते हुए अपने दांतों को पिसते हुए कहा, कुणाल जय सिंह। तो कुणाल ने प्लेफुली कहा, येस वुड बी मिसेज कुणाल जय सिंह। कुणाल का जवाब सुन रूही ने अपने पैर पटके और गेस्ट रूम की तरफ चल दी। राजीव जी जो आराम से चाय पीते हुए दोनों को लड़ते हुए सके रहे थे, उन्होंने हंसते हुए कहा, आज कितने सालों के बाद मेरा घर इतना चहल पहल कर रहा है, दिल खुश हो गया। यहाँ नेहा अभी खुद को सुखा ही रही थी, उसका फोन बजा। नेहा ने फोन निकाल नोटिफिकेशन देखा तो उसके होठों पर डिविलियस मुस्कान छा गई और नेहा ने धीरे से कहा, दूसरा वार। चैप्टर 73 अरेस्ट। कुणाल ने जाती हुई रूही को देख मन में कहा, जहरीली बटरफ्लाई। राजीव जी ने अपना चाय खत्म किया और खड़े होकर बोले, कुणाल जाकर चेंज करके आओ, खाना खाने का वक्त हो गया है। कुणाल ने राजीव जी की आवाज सुनी तो उस तरफ देखा और फिर उन्हें उनका चश्मा देते हुए बोला, अपनी चीज कहीं भी नहीं छोड़ते। बोल कुणाल अपने कमरे की तरफ चल दिया। अमन ने खुद को सुखाया और कुणाल के कमर से निकल बाहर आया तो कुणाल से टकराया। कुणाल ने जब अमन को देख तो उसने थोड़ी सीरियसली कहा, मास्टर अमन आपसे कुछ बात करनी है, चलिए। अमन ने कुणाल सीरियस देखा तो उसके साथ वापस कमरे की तरफ चलाते हुए बोला, क्या बात है? कुणाल ने अमन को देख अमन में कहा, क्या अमन अच्छे मूड में है? सोचते हुए कुणाल ने कहा, राजवंश और मेरी दुश्मनी अब पक्की है, तो अब आपको चुनना होगा कि आपको मैं चाहिए या वो राजवंश। कुणाल की बात सुन अमन ने कमरे में रखे सोफे पर आलस से बैठते हुए कहा, कौन राजवंश? कुणाल जो अपना शर्ट निकाल रहा था, उसने जब अमन का सवाल सुना तो एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, ठीक है, अब तुमने मुझे चुना है तो मैं तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट डील्स और बाकी सबका डिटेल उस राजवंश के यहाँ से गायब कर दूंगा। बोल कुणाल बाथरूम में जाने लगा तो अमन ने खड़े होते हुए कहा, कैसे कॉन्टैक्ट्स, कैसी डील्स? बोल अमन कुणाल के कमरे से चला गया और कुणाल ने जाते हुए अमन को देख अपने दांत पीसते हुए कहा, सही कहा, कैसा कॉन्टैक्ट, कैसा डील? ये आदमी तो अगर कहीं जाता भी है तो वहां से अपनी खुशबू भी मिटा देता है, और यहाँ बात तो। बोलते हुए कुणाल ने अपना सर हिलाया और वॉशरूम में चला गया। नेहा और रूही दोनों इस वक्त राजीव जी के साथ डाइनिंग टेबल पर रखी कुर्सियों पर बैठी हुई थी। कुछ सर्वेंट्स ने आकर खाना टेबल पर रखना शुरू किया। अमन जब नीचे आया तो वो नेहा के बगल में बैठ गया तो राजीव जी के बाएं ओर बैठी थी। कुछ देर में कुणाल भी आया और वो रूही के बगल में बैठते हुए बोला, तो आज सभी यहाँ कैसे? कुणाल के सवाल पर रूही ने जवाब दिया, डैड ने हमें इनवाइट किया था। कुणाल ने रूही के जवाब के देने के बाद अमन की तरफ देखा तो लाया कि वो आराम से बैठा निया के प्लेट में खाना सर्व कर रहा था। रूही ने नवीन जी को खाना सर्व किया और फिर अपनी प्लेट में खाना रखते हुए कुणाल से बोली, दूसरों को घूरना बंद करो और अपना खाना खाओ। रूही की चिड़चिड़ाहट भरी आवाज सुन कुणाल ने एक प्लेफुल स्माइल के साथ रूही को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, जिसमें सिर्फ वो दोनों सुन सकते थे, क्यों बुरा लग रहा है कि तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हें खाना सर्व नहीं किया? कुणाल की बात सुन रूही ने कुणाल को स्वीट स्माइल के साथ देखते हुए कहा, नहीं, लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे खाने में जहर क्यों नहीं डाला। रूही की बात सुन कुणाल ने उसे एक स्माइल दी और फिर टेबल के नीचे से रूही पैरों को अपने पैरों से छूते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगली बार डाल देना। रूही ने कुणाल के पैरों अपने पैरों पर महसूस किया तो उसने पैर उससे दूर किए और फिर अपने पैर उसकी पैरों पर जोर से मारा। रूही के इस अचानक से किए अटैक से कुणाल बच नहीं पाया और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली, लेकिन उसने तुरंत ही खुद का मुंह बंद कर लिए। कुणाल की इस हरकत ने सभी का अटेंशन उसकी तरफ हो गया।
राजीव जी ने कुणाल को उसका मुंह बंद करे हुए देख पूछा, अपन मुंह क्यों बंद कर रखा है? कुणाल ने अपने मुंह से अपने हाथ हटाए और खड़े होते हुए बोला, मुझे अभी जी एक जरूरी काम याद आया है तो मैं जल्द ही आती हूँ। बोल कुणाल जल्दी से खड़ा हुआ और बिना अपने चप्पल पहने वहां से चला गया। अमन ने कुणाल के एक पैर में चप्पल ना सके एक नजर रूही पर डाली और फिर उसकी होठों पर एक आलस भरी मुस्कान छा गई। सभी ने डिनर किया तो रूही ने राजीव जी को बाय बोला और नेहा के साथ राजीव जी के विला से बाहर आए और अपनी कार में बैठने लगी तो उसकी नजर फर्स्ट फ्लोर के बालकनी से नेहा की तरफ देखते अमन पर गई। रूही ने एक नजर अमन को देखा फिर नेहा से बोली, छोटू तू कार स्टार्ट कर मैं आती हूँ। बोल रूही कार से बाहर निकली और फिर वापस विला के अंदर गई तो अब तक राजीव जी कुछ काम करने स्टडी में जा चुके थे। रूही को देख जय सिंह परिवार के बटलर ने रूही से कहा, मिस रूही, मास्टर स्टडी में है। रूही ने बटलर को थैंक्स कहा और सीधे कुणाल के कमरे की तरफ चल दी। रूही कमरे में आई तो कुणाल कमरे में नहीं था। रूही बालकनी में आए और अमन को अभी भी कार की तरफ देखते देख अपनी ठंडी और सीरियस आवाज में कोल्डली बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन अमन सिंह ठाकुर एक बात याद रखना कि अगर इन सब में मेरी बहन को जरा सी भी चोट आए या उसके होठों पर मुश्किल से आए हंसी गायब हुई तो मैं तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगी, और ये मेरी कोई खोखली थामकी नहीं है, मैं ये अच्छे से कर सकती हूँ। बोल रूही मुड़ी और वहां से चली गई। कमरे से निकलते वक्त रूही को कुणाल दिखा लेकिन उसने उसे इग्नोर किया। कुणाल कमरे में आया और हल्की मुस्कान के साथ बालकनी खड़े हुई अमन को देख कंफ्यूजन में बोला, रूही यहाँ क्यों आई थी? अमन ने कुणाल के सवाल पर मुड़कर उसे देखते हुए अपनी चार्मिंग आवाज में आलस से बोला, तुम्हारी मंगेतर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। अमन को रूही को इंटरेस्टिंग कहता सुन कुणाल के कान खड़े हो गए और उसने अमन को घूरते हुए कहा, देखो अमन, तुम नेहा के पीछे पड़े हो तो पड़े रहो, लेकिन रूह से अपनी नजरें और अपने पंजे दोनों दूर रखना, वरना हमारी दोस्ती गई। कुणाल की बात सुन अमन ने उसे डिस्गस्ट में देखते हुए कहा, मुझे राजवंश की कुंडली चाहिए, जल्द से भेजो। बोल अमन वहां से कुणाल के रिएक्शन को इग्नोर करते हुए चला गया। यहाँ राजवंश विला में 5 पुलिस की जीप एंट्री हुए और एक एक करके करीबन 25 पुलिस वाले गाड़ियों से बाहर निकले और राजवंश विला के अंदर आकर चंद्र राजवंश के सामने आकर उन्हें घेरते हुए बोले, चंद्र राजवंश, यू आर अंडर अरेस्ट। चैप्टर 74 फ्लैशबैक टू। चंद्र राजवंश ने डीएसपी नारायण की बात सुनी तो हंसते हुए अपने चाय का कप नीचे रखते हुए कहा, अरेस्ट? मैं? क्यों? चंद्र राजवंश का सवाल सुन डीएसपी नारायण ने उसे अरेस्ट वारंट दिखाते हुए बोला, गैरकानूनी हथियारों की तस्करी करने के लिए, जबरदस्ती इंसानों को यहाँ कैद कर उन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, डॉक्टर मुकेश बख्शी और डॉक्टर साक्षी बख्शी का कत्ल करने के इल्जाम में हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं। बोल डीएसपी नारायण ने चंद्र राजवंश को हथकड़ी पहनाए और उन्हें जबरदस्ती वहां से खसीदते हुए ले जाने लगे। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे, जो सभी सो रहे थे तो सिर्फ कुछ गार्ड्स को छोड़ किसी को नहीं पता चला कि चंद्र राजवंश गिरफ्तार हो चुका है। यहाँ लैपटॉप के सामने बैठी नेहा ने अभी अभी आए नोटिफिकेशन को खोला तो उसमें चंद्र राजवंश के अरेस्ट होने की बात थी। वो मैसेज देख नेहा मुस्कुराए और फिर कुछ बटन दबा एक दूसरा विंडो खोला जो स्टॉक मार्केट का लग रहा था। नेहा ने अपने सामने खुले चार्ट को देख लैपटॉप के कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू किया। करीबन 2 घंटे तक टाइप करने के बाद राजवंश की स्टॉक प्राइसेस धीरे धीरे गिरने शुरू हो गए और जैसे जैसे नेहा कोडिंग कर करी थी वैसे वैसे स्टॉक प्राइसेस गिरने तेज होते जा रहे थे। यहाँ मुंबई इंटरनेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज में तहलका मच गया था। राजवंश परिवार में सभी मेंबर्स की आंख फोन के आवाज से खुली और यहाँ इंटरनेट पर राजवंश के अरेस्ट होने की खबर फैल गई। इधर एक 5 स्टार होटल में शिवांग ने अपने सामने बैठे कुछ लोगों से कुछ पेपर्स साइन करवाए और उन्हें एक एक चेक दिया। चंद्र राजवंश जो अब जेल में थे उन्हें भी जल्द ही ये सब पता चला कि उनके स्टॉक प्राइसेस तेजी से गिर रहे थे। ये सुन चंद्र राजवंश जी तुरंत बेहोश हो गए। यहाँ अमन अपने लैपटॉप पर के सामने बैठा राजवंश की स्टॉक प्राइसेस गिरते हुए सके धीरे से बोला, नाइस शॉट, और फिर किसी को कॉल किया। करीबन 5 घंटे जाने के बाद कॉल पिक हुआ तो अमन ने कहा, ईशा राजवंश के सारे रिसोर्सेज ब्लॉक कर दो और हमारी जितनी भी डील हुई थी उन सब के रिकॉर्ड्स प्रूफ सब डिस्ट्रॉय कर दो और आज के बाद हम राजवंश को नहीं जानते। ईशा को अपने कंप्यूटर पर किसी से हैकिंग का कंपटीशन कर रही थी। उसने अमन की बात सुन कहा, ये सब मैं पहले ही कर चुकी हूँ। और कौन राजवंश? ईशा की बात सुन अमन मुस्कुराया और बोला, गुड। यहाँ दूसरी तरफ ईशा ने अपने टाइपिंग की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, बॉस कॉल काटो, मेरे हाथ फ्री नहीं है। शिट। अमन ने कॉल काट और फिर कुणाल की दी हुई फाइल पढ़ने लगा। धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए और अमन पूरी फाइल पढ़ के धीरे से कहा, सो इट्स व्हाट हैपेंड। उद्धरण चिन्ह मुकेश बख्शी, मुझे आप डॉक्टर स्वाभिमान के एक्सपेरिमेंट का डाटा दे दीजिए वरना आपकी सुंदर प्रेग्नेंट बीवी का क्या होगा ये आप अच्छे से सोच सकते हैं।
मुकेश जी इस वक्त एक कुर्सी पर बंधे थे। उन्होंने जब चंद्र राजवंश की बात सुनी तो उन्होंने गुस्से से कहा, चंद्र राजवंश, मैं तुम्हें उस प्यारी बच्ची को जिंदगी तबाह नहीं करने दूंगा। और हाँ, उसे एक्सपेरिमेंट बोलना बंद करो। वो इंसान है, जीती जागती इंसान। मुकेश बख्शी की बात सुन चंद्र राजवंश को जोर से हंसी आए और उन्होंने हंसते हुए कहा, मुकेश बख्शी, तुम्हें पता है मैं जब आ रहा था तो मैंने किसे देखा? तुम्हारी फूल सी इनायत, यही नाम है ना तुम्हारी बच्ची का। मैंने उसे उस एक्सपेरिमेंट के साथ देखा और अभी वो मेरे आदमियों के कब्जे में है। तो जल्द से मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट का डाटा दे दो और मैं तुम्हारी बच्ची को आजाद कर दूंगा, वरना मेरे आदमियों को उस बच्ची के साथ खेलने में मजा आएगा। मुकेश बख्शी ने जब चंद्र राजवंश की बात सुनी तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो है और उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम इंसान नहीं हैवान हो। मेरी बच्ची से अपने आदमी दूर रखो। अब तक मुकेश बख्शी की पत्नी साक्षी जी को भी होश आ गया था। उन्होंने जब चंद्र राजवंश की बात सुनी तो उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने गुस्से से कहा, चंद्र राजवंश, मेरी बच्चियों को हाथ लगाने की सोचना भी मत, वरना आज तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी यहाँ। साक्षी जी ने अभी ये कहा ही था कि एक आदमी ने उनकी पर जोर से स्टील के रोड से हमला किया और ऐसा होते ही साक्षी जी की चीख निकली और उनके पैरों के बीच से खून गिरना शुरू हो गया। आह मुकेश, हमारा बच्चा। आह। साक्षी जी की चीख सुन निया, जो चुपकर ये सब देख रही थी, उसने अपनी ठंडी आंखें बंद की और जमीन पर पड़े एक पुराने स्टील के जंग लगे पाइप को उठाया और कोने से बाहर निकलकर बोली, मामा और मामी से दूर रहो। तुम लोगों को मैं चाहिए ना, तो मेरी तरफ आओ। नेहा की मासूम और ठंडी आवाज पूरे फैक्ट्री में गूंजी। नेहा की आवाज सुन सभी ने उसकी तरफ देखा। मुकेश जी ने नेहा की बात सुन और उसे देख जल्दी से डर और चिंता में चिल्लाकर कहा, नेहा, वहां से चली जाओ। जाओ यहाँ से, हमारी फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। मुकेश जी की बात पर चंद्र राजवंश में हंसते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बोल। चंद्र राजवंश ने अपनी बंदूक उठाए और मुकेश जी के पैरों पर गोली चलाते हुए बोला, लो हो गया। बोल। चंद्र राजवंश निया की तरफ बढ़े। गोली लगने पर मुकेश जी की मुंह से एक जोर की चीख निकली, आह। लेकिन चीख के बाद भी मुकेश जी ने निया की तरफ बेबसी और फिक्र से देखते हुए दर्द में होते हुए भी कहा, निया, यहाँ से चली जाओ। इनायत को लेकर यहाँ से चली जाओ। जाओ निया, चली जाओ। छोटू, छोटू, छोटू उठ जा, छोटू। रूही की चिंता से बाहरी आवाज सुन निया की खुली और उसने एक बार फिर खुद को आफते बेसिन में तर पाया। रूही ने निया को आंखें खोलते और बैठते देखा तो रूही ने उसे तुरंत गले लगाते हुए कहा, छोटू डर नहीं, तेरी बहन है तेरे साथ। तू अब सेफ है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बच्चे, शांत हो जा, तू घर में है, हमारे घर में, जिसे हमने साथ में सजाया था, देख। बोलते हुए रूही निया से दूर हुई और उसे आसपास इशारे कर दिखाते हुए बोली, छोटू देख, वो वश हमने साथ में खरीदा था और वो फ्रेम देख, तू कैसे मुंह बना रही है। मैंने जबरदस्ती वो फोटो खींचवाई थी और ये लैंप ये मैंने तुझे दिया था। देख, हम घर में है। रूही की बातें सुन और अपने आसपास सके निया ने हाँ में सर हिलाया और रूही के कंधे पर अपना सर रखते हुए बोली, हम सेफ है। रूही ने निया की बात सुन उसका सर सहलाते हुए कहा, हाँ, हम सेफ है और मैं तुझे अब कुछ नहीं होने दूंगी। चैप्टर 75 पॉइजन। पुलिस स्टेशन के सामने एक कार आकर रुकी। ड्राइवर गाड़ी के ड्राइविंग सीट से उतरा और पीछे की तरफ जाकर बैक सीट का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक गोरे पैर ने ब्लैक पेंसिल हिल्स में अपने कदम नीचे रखे और फिर रूही ब्लैक बिजनेस सूट में रेड शर्ट पहने बाहर निकली। रूही के बाल इस वक्त खुले हुए थे। उसके एक हाथ में उसका गुची का ब्लैक पर्स और आंखों पर ब्लैक चश्मा लगा था। रूही ने ड्राइवर को कार पार्क करने को कहा और पुलिस स्टेशन के अंदर गई। रूही ने जैसे ही अपने ब्लैक हिल्स के साथ पुलिस स्टेशन में एंट्री किया वैसे ही सभी की नजर उसकी तरफ मुड़ गई। रूही ने अपने सामने खड़े एक कांस्टेबल से अपना चश्मा निकालते हुए पूछा, डीएसपी नारायण कहाँ मिलेंगे? रूही का सवाल सुन उस कांस्टेबल ने रूही की तरफ देखते हुए मदहोशी में एक तरफ इशारा किया तो रूही एक स्माइल के साथ उसे देखते हुए कहा, थैंक्स। बोल। रूही इस तरफ चल दी। रूही ने डीएसपी नारायण के केबिन पर नॉक किया तो अंदर से डीएसपी बोले, आ जाओ। ये सुन रूही अंदर गई। रूही को देख डीएसपी नारायण ने सरप्राइज होते हुए कहा, मिस रावत, कैसे आना हुआ आपका? और बैठने का इशारा किया। रूही ने डीएसपी नारायण के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मेरे आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सोच रही हूँ कि बताऊं या नहीं। रूही की बात सुन डीएसपी नारायण ने हंसते हुए कहा, अरे मिस रावत, आप भी ना, बताए क्या चाहिए आपको, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। आखिरकार आपने मेरे और ना जाने कितने माँ बाप के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए करोड़ों रुपए इंटरनेशनल स्कूल को दिए हैं। डीएसपी नारायण की बात सुन रूही के होठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने अपना बैग टेबल पर रखते हुए कहा,
मुझे बस 15 मिनट चंद्र राजवंश के साथ चाहिए, पता नहीं ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। रूही की बात पर डीएसपी नारायण ने कॉन्फ्लिक्टेड दिखाते हुए अपने बालों को खुजाते हुए कहा, देखिए मैं आपको उन्हें देखने दे सकता हूं पर मिलवाना ये मुश्किल होगा। मुझे खुद कुणाल जय सिंह जी ने कहा है कि मैं किसी को भी उनके पास नहीं जाने दूं। डीएसपी नारायण की बात पर रूही ने अपना फोन निकाला और एक नंबर पर कॉल किया। यहाँ अमन के साथ एक मीटिंग में बैठे कुणाल का फोन बजा। कुणाल ने एक नजर फोन की तरफ देखा तो रूह देख उसने लहरे होते हुए कहा, गाइस कंटिन्यू, आई विल बी बैक इन फ्यू मिनट्स। बोल कुणाल बाहर गया और फोन उठाया तो रूही ने अपनी प्यारी और चार्मिंग आवाज में कहा, बेबी कैन यू डू अ फेवर टू मी। रूही के मुंह से अपने लिए बेबी सुन कुणाल की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन उसने अपना दिल बड़ा करते हुए कहा, क्या चाहिए। तो रूही के होठों की मुस्कुराहट और बढ़ गई और उसने कहा, मैं यहाँ डीएसपी नारायण के सामने बैठी हूँ। डीएसपी नारायण का नाम सुन कुणाल की भौहें सिकुड़ गई और उसने कंफ्यूजन में पूछा, वहाँ क्यों। तो रूही ने कहा, मुझे चंद्र राजवंश से मिलना है, मुझे उसके साथ बस 15 मिनट चाहिए। सो इफ पॉसिबल कैन यू टेल डीएसपी नारायण दैट आई कैन मीट हिम। रूही का रिक्वेस्ट सुन कुणाल ने एक गहरी सांस ली और बोला, फोन स्पीकर पर करो। कुणाल की बात पर रूही ने फोन स्पीकर पर किया तो कुणाल ने कहा, डीएसपी नारायण रूही मेरी मंगेतर है, आप उसे राजवंश से मिलने दीजिए। कुणाल की बात सुन डीएसपी नारायण की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने तुरंत कहा, ठीक है मिस्टर कुणाल। डीएसपी नारायण की बात पर कुणाल ने कहा, थैंक्स फॉर फेवर। कुणाल के ये कहने पर रूही ने कुणाल से कहा, थैंक्स बेब। बोल रूही ने कॉल काट दिया और डीएसपी नारायण से बोली, तो हम चले। रूही की बात पर डीएसपी नारायण की आंखें फड़कने लगी, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि प्यारी दिखने वाली रूही के इंटेंशंस अच्छे नहीं है। लेकिन इस बात पर इतना ध्यान न देते हुए डीएसपी नारायण रूही को अपने साथ चंद्र राजवंश के जिस अलग कोने एक कमरे में रखा था वहां ले गए। रूही ने कमरे में जाकर डीएसपी नारायण से पोलाइटली कहा, आप प्लीज बाहर इंतजार करिए, मैं जल्द ही आती हूँ। बोल रूही ने दरवाजा बंद कर दिया और कोन में पड़े चंद्र राजवंश के पास अपनी पेंसिल हिल्स में टक 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 करते हुए आगे बढ़ी। चंद्र राजवंश जिसके हाथ और पैर इस वक्त कुर्सी से बंधे हुए थे, उसने जब टक 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 की आवाज सुनी तो अपनी आंखें खोली। रूही ने चंद्र राजवंश को देखते हुए अपना हुची का पस खोला और धीरे से बोली, आपको बहुत शौक है ना इंसानी पर, खासकर उन इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने का जो स्पेशल होते हैं। रूही को चंद्र राजवंश ने कभी नहीं देखा, बस उसकी एक बचपन की फोटो देखी थी, तो वो रूही की बात सुन कंफ्यूज हो गए। रूही ने अपने पर्स में से एक इंजेक्शन और एक कांच की बिना लेबल के एक शीशी निकाली और उस शीशी के सर को अपने बैग में तोड़ते हुए उस लिक्विड को इंजेक्शन में भरा और फिर पर्स में ही थोड़ा सा लिक्विड इंजेक्शन से निकल उसे अपनी पतली खूबसूरत उंगली से टक टक कर चंद्र राजवंश के पास जाते हुए अपनी मीठी आवाज में बोली, तो आज मैं आपको खास बनाने वाले हूँ, आपको पता है इसमें क्या है। इसमें वही पॉइजन है जो आपने मेरी बहन को दिया था, लेकिन आपको पता है इस पॉइजन में और जो पॉइजन आपने मेरी बहन को दिया था उसमें काफी डिफरेंस है। रूही की आवाज काफी धीमी थी लेकिन चंद्र राजवंश उसे साफ साफ सुन सकते थे। रूही ने वो इंजेक्शन चंद्र राजवंश के गले की नस में लगाते हुए स्वीटली कहा, ये पॉइजन आपको 2 घंटे बाद गूंगा बना देगा, उसके 2 घंटे बाद आप सुनना बंद कर देंगे, उसके 2 घंटे बाद आप कुछ भी सिंग नहीं पाएंगे, उसके 2 घंटे बाद आप कभी भी कुछ भी टेस्ट नहीं कर पाएंगे और उसके 2 घंटे बाद आपको कुछ भी फील होना बंद हो जाएगा। आपको उसके बाद जितनी भी चोट लगेगी आपको कुछ महसूस नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे कुछ महीनों में आपका शरीर आपके दिमाग की सुनना बंद कर देगा। रूही बातें सुन चंद्र राजवंश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रूही ने इंजेक्शन लगाकर वो खाली इंजेक्शन अपने बैग में रखा और फिर चंद्र राजवंश के सामने आकर बोली, आपने मेरी बहन को यही इंजेक्शन दिया था ना, जिसकी वजह से वो आज भी खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। लेकिन आपको पता है मैंने उसका एंटीडोट ढूंढ लिया है और जल्द ही मेरी बहन पूरी ठीक हो जाएगी। और हाँ, बोलते हुए रूही ने अपना पर्स बंद किया और फिर चंद्र राजवंश को सके बोली, आपको जो पॉइजन मैंने दिया है ना, उसको दुनिया की कोई भी मशीन या डॉक्टर या टेस्ट ढूंढ नहीं पाएगा, ना ही इसका कोई एंटीडोट है। बोल रूही मुड़ी और वहां से जाते हुए बोली, और हाँ अगर आप चाहते हैं कि आप गूंगे ना हो तो अपनी जीभ को काटना शुरू कर दीजिए वरना आप जल्द जी गूंगे हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी ऑफ सेविंग योरसेल्फ। बोल रूही ने दरवाजा खोला और बाहर आकर डीएसपी नारायण से बोली, थैंक्स डीएसपी नारायण। बोल रूही ने अपना चश्मा लगाया और पुलिस स्टेशन के बाहर आकर अपनी कार में बैठते ही बोली, लेट्स गो। चैप्टर 76 पैशन। रूही ने जब देखा कि अब वो पुलिस स्टेशन से काफी दूर आ गए हैं तो उसने ड्राइवर को कार रोकने को कहा और वहां से उतरकर बोली, तुम घर जा सकते हो।
बोल रूही जैसे ही दूसरी तरफ जाने लगी कि एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और कुणाल गाड़ी में से उतार कर बाहर आया और रूही को ऊपर से नीचे तक देखते हुए फिक्र के साथ उससे पूछा, तुम ठीक हो? रूही ने कुणाल को देखा तो इसको ध्यान से देख रहा था कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई। कुणाल की आंखों में अपने लिए फिक्र देख रूही ने धीरे से कहा, नहीं। रूही की बात सुन कुणाल ने राहत की सांस ली और फिर बोला, ये अच्छी बात है, पर तुम अकेले कहाँ जाने वाली थी? कुणाल का सवाल सुन रूही ने अपने पर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे फेंकने। रूही का जवाब सुन कुणाल ने कंफ्यूजन में कहा, क्यों? ये तो नया लग रहा है। कुणाल की बात पर रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, पर मुझे ये पसंद नहीं अब। रूही की बात सुन कुणाल ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, ठीक है तो चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। बोल कुणाल ने रूही का हाथ पकड़ा और उसका पर्स लेकर उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल बोला, बैठो। कुणाल के बोलने पर रूही कार में बैठी तो कुणाल उसे उसका पर्स वापस दिया और कार का दरवाजा बंद कर ड्राइविंग सीट की तरफ गया और गाड़ी में बैठ कार स्टार्ट किया। रूही ने अपने लैप पर रखे पर्स को देखा और फिर कुणाल को और फिर अपने हाथ को जिसे कुणाल ने पकड़ा था। कुणाल गाड़ी चला रहा था और रूही उसे देख रही थी। कुणाल को रूही की नजरें खूब पर काफी देर से महसूस हो रही थी तो उसने एक मुस्कान के साथ गाना गाना शुरू किया। I wanna be your vacuum cleaner. Breathing in your dust. I wanna be your Ford Cortina. I will never rust. If you like your coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots, babe. I just wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. रूही ने कुणाल का सुन उसे देखते हुए अपना सर हेडसेट पर रखते हुए कहा, Really, you wanna be mine? रूही की बात सुन कुणाल ने गाड़ी को घुमाते हुए कहा, यस आई जस्ट wanna बी योर्स। कुणाल की बात सुन रूही ने इमरजेंसी गियर खींचा और गाड़ी तुरंत रुक गई। कुणाल अभी अभी जो हुआ उससे हैरान था लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे वो और हैरान हो गया। रूही ने अपना पर्स बैक सीट पर फेंका और अपना सिर बैक निकल कुणाल के सीट पर गई और उसके लैप पर उसकी तरफ मुंह कर बैठते हुए उसके होठों से अपने होठ मिला दिया। कुणाल की आंखें एक पल को बड़ी बड़ी हो गई लेकिन उसने तुरंत ही अपना सीट बैक निकल और रूही के हिप्स पर अपना हाथ रखा और अपने और करीब किया और दूसरा हाथ उसके पतली गोरे गर्दन पर रखा और किस को और डीप कर दिया। रूही कुणाल को भूखों की तरह किस कर रही थी जैसे कि उसने इस पल के लिए ना जाने कितना इंतजार किया था। और वही हाल कुछ कुणाल का था पूरी कार में किस करने की। गहरी सांसों की आवाज भर गई थी। रूही ने कुणाल के सीने पर रखे हाथ को धीरे धीरे बढ़ाया और उसे कुणाल के शर्ट की कॉलर तक ले गई और उसके शर्ट के बटन को खोलने लगी। कुणाल ने भी रूही के बटन को खोला और उसके गाल से होते हुए उसके गले पर कॉलर बोन पर किस करने लगा। रूही और कुणाल दोनों ही अभी ना जाने कौन से ही जहां में खो गए थे लेकिन कुणाल के फोन ने दोनों को वापस पृथ्वी पर भेज दिया। कुणाल ने पहले तो कॉल को इग्नोर किया लेकिन लगातार 5 बार कॉल आने पर उसने रूही के कानों को चूमते हुए कहा, जस्ट अ सेकंड बेब। बोल कुणाल ने अपना फोन उठाया और अमन का नंबर देख मन में बोला, इडियट अभी ही कॉल करना था क्या इसे। सोचते हुए कुणाल ने कॉल पिक किया तो रूही जो अभी रुक गई थी उसने कुणाल साइन पर जोर से किस किया जिसकी आवाज पक्का अमन ने भी सुनी ही होगी इसीलिए अमन जो कुछ बोलने ही वाला था उसने थोड़े प्लेफुली कहा, तुमने कहा था कुछ मिनट में आ रहे हो और यहाँ 1 घंटा होने को आए हैं। मैं सोच रहा था कि तुम कुछ जरूरी काम से गए जो लेकिन। अमन ने आगे कुछ नहीं कहा लेकिन कुणाल समझ गया और उसने इरिटेशन में सरकास्टिकली कहा, अमन मेरी गाड़ी पटरी पर है तुम्हारी तो अभी गाड़ी दिख भी नहीं रही तो अपना मुंह बंद रखो। बोल कुणाल ने फोन साइलेंट कर बैक सीट पर फेंका और रूही को एक स्मर्क के साथ देखते हुए उसके भूरे बालों की एक लट पकड़ उसे अपने उंगलियों में उलझाए हुए उसे किस करते हुए बोला, माय लवली फियांसे लेट्स स्टॉप हियर फॉर नाउ आफ्टर वी रीच आवर होम लेट्स कंटिन्यू ओके। कुणाल की बात सुन और उसका ये इंटॉक्सिक लुक देख रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने अपनी चमकती आंखों से उसे देखते हुए कहा, ओके। रूही का ओके सुन कुणाल ने उसके माथे को किस किया और उसे उसकी सीट पर बिठाया और कार स्टार्ट किया। रूही ने कहा कार रोकी थी वो एक सुनसान रास्ता था जिसके कभी ही कोई आता था और कुणाल के घर के शीशे ब्लैक थे। कार के अंदर से अंदर बैठे लोग बाहर दिल्ली सकते थे लेकिन बाहर ले लोग अंदर नहीं देख सकते थे इसीलिए रूही ने इतना बोल्ड स्टेप उठाया। यहाँ पुलिस स्टेशन के उस रूम में चंद्र राजवंश ने अपने जीभ दांतों से दबाना शुरू किया लेकिन उसे नहीं पता था कि रूही ने सब बातें सही बताई थी सिवाय 2 बातों के। पहली इंजेक्शन लगने के 30 मिनट बाद चंद्र राजवंश के चोट लगने पर दर्द होने वाले सेंसस चले जाएंगे इसीलिए अगर अभी वो धीरे ही अपने जीभ को दबा रहा है तो जब उसका दर्द या टच करने पर फील करने वाले सेंसस चले जाएंगे तो वो कितनी ताकत लगाएगी ताजी पॉइजन उसके जीभ में गले में ना फैले। चंद्र राजवंश ने अपने जीभ को दांतों से दबाते हुए मन में खुद से कहा,
बस एक बार मैं यहाँ से बाहर निकली तब मैं इन दोनों लड़कियों को खत्म कर दूंगा। लेकिन चंद्र राजवंश इस बात से अनजान था कि अब वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकता, चाहे वो सच्चाई हो या सपना, क्योंकि उसने किसी ऐसे से पंगा लिया था जिससे उसे पंगा नहीं लेना चाहिए था और चंद्र राजवंश कैसे निकल जाए इसलिए नहीं। निया ने 7 साल इंतजार किया था और अब जब कोई निया अपनी दुनिया ही बना बैठा है तो चंद्र राजवंश का निया को चोट पहुंचाना तो दूर, वो इस बारे सोच भी नहीं सकता। चैप्टर 77 द लेडी डेविल। सुबह के 4 बज रहे होंगे। एक ब्लू स्पोर्ट्स कार राजवंश विला के अंदर फुल स्पीड से आई। कार में बैठी हुई लड़की ने ब्रेक बढ़ाया और फिर स्टीयरिंग व्हील को घुमा कार को स्टॉप किया। कार में बैठी लड़की के ही करने पर वो ब्लू स्पोर्ट्स कार पूरे गार्डन में घूमी और फिर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़की शॉर्ट्स और हुडी पहने बाहर निकली। तभी एक बुजुर्ग आदमी को चंद्र राजवंश के सबसे खास थे वो निहारिका राजवंश की तरफ भागते हुए आए और निहारिका के हाथ से उसके कार की चाबी लेते हुए बोले, मिस्टर राजवंश ने सुसाइड कर लिया है। धर्म की बात सुन निहारिका ने अपनी दाईं भौहें उठाते हुए कहा, सच में क्या? वो बुढ़ा मर गया। निहारिका की बात सुन धर्म जी ने अपने माथे से पसीना पूछते हुए कहा, लेकिन उनकी लाश अभी तक हमें नहीं मिली। 2 घंटे पहले उनकी लाश गायब हो गई। अब हम क्या करें? धर्म जी को इतना परेशान देख निहारिका ने लिविंग रूम के सोफे पर बैठते हुए एक ग्लास पानी लेकर पीते हुए कहा, वो बुढ़ा मरा नहीं है। कुणाल, जय सिंह और अमन पर नजर रखो, साथ में ही उस बटरफ्लाई पर भी। निहारिका की बात पर धर्म जी ने हाँ में सर हिलाया और अपना फोन लेकर वहां से चले गए। धर्म जी के चले जाने के बाद निहारिका ने एक ब्लैक फोन निकाला जो बिल्कुल वैसा था जैसा निया के पास था, जिसे वो ब्लैक वेब पर ऑर्डर्स लेने के लिए इस्तेमाल करती थी। निहारिका ने अपने फोन को ऑन किया और फिर स्क्रीन पर आए कुछ पजल्स को कोडिंग के हेल्प से सॉल्व कर में सिस्टम में एंटर किया। And can someone tell me when was the last time BW took orders? Q. He is not taking orders from last 4 or 5 years. You can contact SG, they should know how to contact BW. N. Thanks bro. But how do you know about SG? F. Don't you know? Recently BW announced that anyone who is interested in joining his team they can participate for SG, but as you know SG have high requirements so very few dare to participate. N. Thanks bro. निहारिका ने सारी कन्वर्सेशन को एक बार फिर पढ़ा और फिर F के अकाउंट को डेली मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, कॉट यू। कब तक भागना चाहते थे कुमार? वंश ने अपने पैर के नीचे एक आदमी को दबाते हुए एक एविल स्माइल के साथ कहा। तो उस आदमी ने गुस्से से वंश को देखते हुए कहा, वंश सिंह, तुम इतना क्यों उछल रहे हो? तुम तो बस एक कुत्ते हो इस अमन के। कुमार की बात सुन वंश ने अपने हाथ में पकड़ी गन को अनलॉक किया और फिर इसके पैर पर मारते हुए कहा, चली कुत्ता ही सही, आपकी टकरा में नाली का कीड़ा तो नहीं। अमन ने अपने सिगरेट की कश ली और कुमार को देख बोला, बता दो किसने कहा था तुम्हें उन दोनों गाड़ियों में बॉम्ब लगाने के लिए, वरना। बोलते हुए अमन ने एक गहरी सांस लेकर आलस से वंश से कहा, इन्हें भी इनके मालिक के पास पहुंचा दो। वंश ने अमन की बात सुनी तो कुमार को तरस से देखते हुए कहा, बता दो कुमार राजा, वरना जहां तुम्हारा मालिक है वहां पर तुम रहना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अमन ने आखिरी बार कुमार को देख अपनी कार में बैठते हुए कहा, इसे भी वही पहुंचा दो। बोल अमन ने कार स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। शाम के 10 बजे निया ने आज के सभी डॉक्यूमेंट को सिंक किया और कई प्रोजेक्ट के प्लान को अप्रूवल देकर अपनी सारी मीटिंग्स खत्म कर जम्हाई लेते हुए बोली, नेक्स्ट क्या है? तो शिवांश ने शेड्यूल चेक कर कहा, अब कुछ नहीं बचा। शिवांश की बात सुन निया खड़ी हुई और अपना कोट पहने हुए बोली, ठीक है तो अब मुझे सुबह 8 बजे से पहले कॉल मत कर देना। बोल निया ऑफिस से निकल लिफ्ट की तरफ चल दी। निया लिफ्ट से नीचे आई तो गार्ड को अपनी कार लाने को बोला। गार्ड कार लेने चला गया तो निया ने अपने फोन को निकाल आज आए सभी डॉक्यूमेंट को देखना शुरू किया। निया से थोड़ी दूर एक ब्लैक कार में बैठे अमन की वॉलेट आंखें कुछ दूर खड़ी इस खूबसूरत सी लड़की पर गई जो अपने फोन में इस वक्त बिजी थी। अमन को जानना था कि वो क्यों 3 घंटे से निया के ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर अपनी कार में बैठ उसके आने का इंतजार रहा था। लेकिन इस वक्त अपने सामने खड़ी लड़की को देख अमन को अपने इस सवाल का जवाब मिल गया। उसे अपने से कुछ दूर खड़ी लड़की को देखना था, ये देखना था कि वो कैसी है। अमन को कभी भी प्यार में भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने अपने सामने ही इस सो कॉल्ड प्यार को टूटते बिखरते नफरत में बदलते देखा था, और यही वजह थी कि अमन को किसी से भी अपना नाम जोड़ना पसंद नहीं था। लेकिन अब अमन को लगने लगा था कि शायद प्यार के मायने सभी के लिए अलग थे। जैसे उसके लिए पहले प्यार का मतलब था कि अगर किसी को कोई पसंद है तो वो पसंद दूर से ही अच्छी है, जैसे कि आसमान में वो तारे जिनकी चमक सभी को पसंद है, लेकिन क्या पास जाने पर भी वो तारे चमकेंगे? पता नहीं। और इसके आगे अमन को जानने की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन अब उसे जानना था कि वो काली आंखों वाली लड़की जो बहुत कम मुस्कुराती थी, जो बहुत स्मार्ट थी,
जो बेहद खूबसूरत थी, उसके होठों पर मुस्कान क्यों नहीं रहती? उसे क्यों किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था? वो क्या खाती थी? वो कैसे रहती थी? उसे क्या पसंद था? उसे क्या नापसंद था? अमन को अब सब जानना था, लेकिन अपने सामने खड़ी पतली कमर वाली लड़की के मुंह से उसकी साफ आवाज में नेहा ने ड्राइवर से अपने कार की चाबी ली और कार स्टार्ट कर वहां से अपने घर की तरफ चल दी। यहाँ राजवंश के हेड ऑफिस में निहारिका ने अपने डैड की जगह ऑफिशियली ले लो थी और आज से ऑफिस संभालना शुरू कर दिया था, लेकिन बहुत सारे बोर्ड मेंबर को इससे प्रॉब्लम थी। निहारिका ने अपने खून भरे हाथों को सफेद रुमाल से पोंछते हुए धीरे धीरे कहा, मैंने तो कहा था कि एक बार में को समझ जाएगा, वो खुश रहेगा, वरना बोल। निहारिका ने बचे 8 लोगों को देखा जो इस वक्त काम रहे थे और फिर 2 मरे आदमियों को देखा जिनका खून इस वक्त टेबल पर फैला हुआ था और बोली, देखो अब डेमो देख लिया ना, तो चुपचाप अपने घर जाओ और दोबारा मेरे सर पर नाचने मत आना, ठीक है? निहारिका के सवाल पर सभी डरे आदमियों आज औरतों ने हाँ में सर हिलाया, तो निहारिका ने दोबारा थोड़ी तेज आवाज में पूछा, ठीक है? तो इस बार सभी ने कहा, ठीक है। चैप्टर 78 द चॉइस एंड द रिजल्ट। दिल्ली के एक प्राइवेट हॉर्स राइडिंग फील्ड में नेहा की कार आकर रुकी। ब्लैक बिजनेस सूट में व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंसिल हाई हील्स पहने नेहा चश्मा लगाते हुए अपने ब्लैक स्पोर्ट्स कार से बाहर निकली और कार के सामने खड़े गार्ड को चाबी देते हुए वो अंदर की तरफ चल दी। नेहा अपनी बुक की हुई जगह पर गई तो वहां पर कोई पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। नेहा कुर्सी पर बाथे पसंद को देख हैरान नहीं थी। नेहा निहारिका के बगल में बैठते हुए बोली, वापस क्यों आई? नेहा के सवाल पर निहारिका ने अपनी कोल्ड कॉफी पीते हुए बिना नेहा की तरफ देखे कहा, अमन सिंह ठाकुर से दूर रहो। वो आदमी कोई रेस बाप का नादान बेटा नहीं, बल्कि रशिया के मॉबस्टर दालिल्की का नाजायज बेटा है। वो आदमी अमन सिंह ठाकुर को बर्बाद करना चाहता है और अमन उस आदमी को। बोल। निहारिका ने पहली बार नेहा की तरफ देखा और एक चार्मिंग स्माइल के साथ उसे देखते हुए बोली, नेहा मेरी जान, तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तुम्हारी गाड़ी में जो बॉम्ब लगा था वो अमन ही सप्लाई करता है ऑल ओवर वर्ल्ड। निहारिका की बात सुन नेहा ने अपने सामने रखी कोल्ड कॉफी को उठाया और पीते हुए अपनी साफ और कोल्ड आवाज में बोली, तुम मुझे अमन से दूर करना चाहती हो? नेहा की बात सुन निहारिका की स्माइल और बढ़ गई और उसने मुस्कुराते हुए अपने सामने घोड़ों की रेस को देखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैं उसे मरना चाहती हूँ और तुम मुझे अच्छे से जानती हो, आखिरकार हम दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, क्यों है ना? बोलते हुए निहारिका ने टेबल पर रखे चली को उठाया और नेहा के शर्ट के पहले 3 बटन काट चली से शर्ट को खोलते हुए नेहा के टैटू को देखते हुए बोली, तुम दुनिया में कुछ भी भूल सकती हो, लेकिन ये टैटू किसने बनाया था ये नहीं। बोल। निहारिका खड़ी होते हुए इस बार बिना किसी स्माइल के कोल्डली बोली, तुम फ्री हो अमन सिंह ठाकुर से प्यार करने के लिए और फ्री हो उसकी मदद करने के लिए, लेकिन याद रखो जिस पल तुमने उस आदमी को चुना उस पल, उस सेकंड से ही तुम नील को भाई बोलने का हक खो दोगी, क्योंकि ये बात हम दोनों जानते हैं कि अगर उस रात वो हथियार बंदूकें उस जहनुम में नहीं पहुंची होती तो मैं, नील और तुम सब एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते, ना कि ऐसे टूटे बिखरे बदले की आग में जलते। इतना बोल निहारिका जाने लगी तो नेहा ने अपनी कोल्ड कॉफी टेबल पर रखते हुए शांति से पूछा, क्या तुमने अमन की और मेरे माँ बाप की गाड़ी में बॉम्ब रखा था? नेहा का सवाल सुन निहारिका मुस्कुराए और मुड़कर नेहा को देख कोल्डली बोली, वो अमन उसी दिन मर जाता, लेकिन तुम महान बचा लिया और तुम्हारे वो माँ बाप, वो तुम्हारे बारे में सब जान गए थे और तुम्हें पता है वो तुम्हें गवर्नमेंट को एक्सपेरिमेंट के लिए देने जा रहे थे, तो शुक्रिया कहो मुझे। और हाँ, अगर तुमने अमन और नील के बीच में अमन को चुना तो याद रखना नेहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें मेरे साथ नर्क में ले जाऊंगी। तुम्हारी मेरी जिंदगी, हम दोनों की जिंदगी नील के जान के बदले मिली है। बोल। निहारिका वहां से चली गई। जाती हुई निहारिका का बैग देख नेहा ने अपनी आंखें बंद कर दी और जो यादें वो अपने दिल के एक कोने में। मुकेश जी बेबसी से नेहा को देख उसे जाने के लिए बोले, लेकिन नेहा ने अपनी मुट्ठी कसी और बोली, मामा मामी को छोड़ो और मुझे लेकर जाओ, और इनायत को कुछ नहीं होना चाहिए। नेहा की बात सुन चंद्र राजवंश जोर से हंसा और शैतानी तरीके से बोला, छोड़ दो, चलो छोड़ा, लेकिन तुम किसी एक को ही बचा सकती हो, या तो तुम्हारे ये मामा मामी या वो बहन जैसे दोस्त, बताओ किसे बचाओगी? चंद्र राजवंश की बात सुन मुकेश जी और साक्षी की का दर्द बड़ा चेहरा और बुरा हो गया, लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सर हिलाते हुए दोनों ने कहा, नेहा तुम हमें छोड़ दो, इनायत को लेकर भाग जाओ, कहीं दूर, बहुत दूर जाओ। नित्या, मुकेश जी और साक्षी जी की बातें सुन और पहले जो मुकेश ने कहा था इनायत के लिए सब सोच नेहा ने अपनी आंखें बंद की और 5 सेकंड बाद बोली, इनायत को छोड़ दो और मुझे ले जाओ।
नेहा को मुकेश जी और साक्षी जी की हालत देख इतना पता था कि वो दोनों हॉस्पिटल जाने तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और एक बार बच भी गए तो ये सोच कि उनकी जान उनकी बेटी की इज्जत और मौत के बदले मिली, इस ख्याल से ही दोनों पल पल मारेंगे। ये सब सोच नेहा ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल को पत्थर सा मजबूत और सख्त कर उसने ये फैसला लिया। नेहा का जवाब सुन चंद्र राजवंश और जोर से हंसा, लेकिन साक्षी जी और मुकेश जी को लगा कि वो नेहा के इस बलिदान के लायक नहीं थे, लेकिन उनके दिल के एक कोने में सुकून था कि उनकी बच्ची जिंदा है। चंद्र राजवंश नेहा के करीब गया और उसके हाथ में बंदूक थिमाए हुए बोला, ठीक है, मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले अपने हाथों से इन दोनों को मरना होगा। जहां तुमने इन दोनों को खत्म किया वही वो लड़की आजाद। बोल चंद्र राजवंश ने अपने आदमियों को इशारा किया और एक आदमी बाहर गया। नेहा ने अपनी बंद आंखें खोली। उन आंखों में अब कोई रोशनी नहीं थी, वो मानो पत्थर हो गई हो। नेहा ने चंद्र राजवंश के हाथ से बंदूक लिया तो उसके हाथ कांप उठे, लेकिन उसने अपने हाथ की कंपन को काबू में किया और बंदूक अनलॉक कर साक्षी जी के माथे पर शूट किया, और अभी उनकी चीख निकली ही थी कि एक और गोली नेहा के बंदूक से निकली और मुकेश जी की भी नास चली गई। दोनों के माथे से खून बहता देख नेहा जैसे होश में आए हो और उसके हाथ तेजी से कांपने लगे, लेकिन तभी उसकी नजर बेढंगी इनायत पर गई, जिसके शरीर पर मुश्किल से ही कोई कपड़ा था और उसकी आंखें नेहा के हाथ से गिरी बंदूक पर थी। इनायत की ये हालत देख नेहा तुरंत इनायत की तरफ भागी और अपना ओवरकोट निकल इनायत को पहनाया। नित्या का पूरा शरीर अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसने इनायत को अपना ओवरकोट पहना, उसे ढकते हुए उसे गले लगाया, लेकिन इनायत ने उसे धक्का दिया और एक जोरदार चाटा नेहा के गाल पर पड़ा। चाटा इतना जोर का था कि कपटी हुई नेहा नीचे गिर गई, लेकिन तभी इनायत भी बेहोश हो गई। ये देख नीचे गिरी नेहा ने उसे तुरंत पकड़ा और उसके गालों को थपथपाते हुए बोली, इनायत, इनायत। लेकिन तभी चंद्र राजवंश ने नेहा को बाजू से पकड़ उठाया और उसे घसीट कर ले जाते हुए बोला, इस लड़की को हॉस्पिटल भेजो और मेरे एक्सपेरिमेंट के साइंटिस्ट को बता दो कि उसका एक्सपेरिमेंट अब हमारे हाथ में है, और इस लड़की के माँ बाप के लाश को भी इस साइंटिस्ट को दे देना। नेहा को घसीट कर ले जाया जा रहा था, लेकिन उसकी आंखें इनायत छोड़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि इनायत खुद को कुछ कर ना ले। ये सब सोच नेहा के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और उसे लगने लगा कि वो नोवेल के प्लॉट से कभी नहीं बच पाएगी, वो एक अच्छी जिंदगी कभी नहीं जी पाएगी। नेहा से कुछ दूर बैठे अमन ने नेहा को देखा, जो निहारिका के जाने के बाद अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी थी, और उसको आज पहली बार जिंदगी में अपने किए हुए फैसले पर पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों चंद्र राजवंश का ऑर्डर एक्सेप्ट किया। चैप्टर 79 प्लान फॉर फ्रीडम। नेहा को जब होश आया तो वो एक अनजान जगह पर थी। पूरी जगह सफेद थी और वहां पर 6 लोगों का बिस्तर था, जिसमें से एक पर नेहा लेटी हुई थी। नेहा ने अपनी आंखें मुश्किल से खोल आसपास देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, और उसने हिलने की कोशिश की तो इसे एहसास हुआ कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी, जो कि अजीब सी थी। अभी नेहा आसपास देख ही रही थी कि कुछ बच्चे जो उसी की एज के थे अंदर आए। सभी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सभी ने जब नेहा को देखा तो सभी की आंखें चमक गई और उस भी उसकी तरफ आए और उसके आसपास खड़े होकर उसे ऐसे देखने लगे अजीज वो कोई एलियन हो। नेहा ने पांचों बच्चों को देखा और फिर थोड़ी टूटी आवाज में, जो काफी देर से पानी ना पीने की वजह से था, उसमें उनसे पूछा, मैं कहाँ हूँ। नेहा की टूटी आवाज सुन एक लड़का जिसकी आंखें डीप ग्रीन थी, उसने नेहा को एक ग्लास पानी पिलाया और बोला, तुम अभी लैब के रेस्टिंग एरिया में हो, वैसे तुम कहाँ से आए हो। उस लड़के का सवाल सुन नेहा ने अपनी आंखें नीचे करते हुए कहा, बाहर, इंडिया, हिमाचल। नेहा की बात पर उस लड़के ने कंफ्यूजन में उसे देखते हुए कहा, वो क्या है। उस लड़के की ने सुन नेहा को समझ में आया कि शायद ये बच्चे कभी बाहर गए ही नहीं। अब रोज नेहा सुबह 4 बजे उठती बाकी 5 बच्चों के साथ, जिनका नाम नील, वो लड़का जो नेहा से सवाल करता था, निहारिका जो नील की बेस्ट फ्रेंड थी, वीर जो नील का भाई था, करीना जो जन्म से ही बाकियों की तरह लैब में पली बड़ी थी, और उसका भाई समर्थ, सभी के साथ लैब में जाती और रोज उस पर टेस्ट होता। पूरे दिन मशीनों में रहकर 6 बच्चे वापस रेस्टिंग रूम में आते और फिर नेहा सभी को बाहर के बारे में बताती। बाहर के बारे में सुन सभी बच्चे खुश और बाहर जाने के बारे में सोचते। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए और अब नेहा को लैब बारे में सब पता था कि कब कौन सा गार्ड कहाँ रहता, क्या करता। सब जानकर नेहा ने अब भागने का प्लान बनाना जारी किया। नेहा भागना इसलिए भी चाहती थी क्योंकि यहाँ के साइंटिस्ट अब तक 3 बच्चों को मार चुके थे, अब बस निहारिका, नील और नेहा ही बचे हुए थे। नेहा ने निहारिका की बिगड़ती तबीयत देखी तो उसने नील और निहारिका से बात किया। दोनों से बात करने के बाद तीनों ने एक प्लान बनाया कि वो कैसे भागेंगे। 5 दिन बाद नील, निहारिका और नेहा रेस्टिंग एरिया से निकल लैब की तरफ छुपते हुए गए। मिल ने निहारिका और नेहा को देखकर कहा, मैं अभी जो पॉइजन यूज करने जा रहा हूँ उससे हो सकता है फ्यूचर में हम तीनों नॉर्मल ना रहे।
हम कुछ इमोशंस को एक्सप्रेस भी शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन बस यही रास्ता है कि ये लोग हमें यहाँ से निकाल बाहर ले जाए। नील की बात सुन निहारिका ने नील को एक शाय स्माइल के साथ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे चलेगा जब तक मैं ये फील कर पाऊँ कि तुम मुझे पसंद करते हो। निहारिका की बात सुन नील ने निहारिका के सर पर टिपली मारी और बोला, हारी, फालतू बातें करने का टाइम नहीं है हमारे पास। बोल। नील ने नेहा की तरफ देखकर कहा, पहले पॉइजन मैं यूज करूंगा और फिर तुम और फिर निहारिका। नील की बात सुन नेहा ने हाँ में सर हिलाया। तो नील ने कुछ केमिकल्स लिए और उन्हें मिक्स करने लगा। जल्द ही उनके पास एक रेड पॉइजन था। नील ने पहले एक सुई ली और उसे गर्म कर अपने सीने के पास एक गुलाब बनाया, जिससे कुछ दूर एक तितली थी। नील ने जब पैटर्न बना लिया तो तुरंत इस पर एक दूसरा वॉलेट केमिकल डाला और तुरंत इंजेक्शन लगाया। निहारिका ने वो पैटर्न देख नील से कंफ्यूजन में पूछा, ये क्यों बनाया है? निहारिका का सवाल सुन नील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये पैटर्न और ये केमिकल पॉइजन को पूरे शरीर में फैलाने से रोकेगा और पॉइजन बस इतने हो जगह में रुक जाएगा। नील का जवाब सुन निहारिका ने वो कहा। तब नील ने नेहा पर और फिर निहारिका पर सेम प्रोसेस यूज किया। तीनों ने जब देखा कि सारा काम खत्म हो गया है तो तीनों ने उनके वहां होने के सभी प्रूफ को मिटाया और वापस कमरे में आ गए। कमरे आकर तीनों बिना कुछ कहे एक दूसरे से बिस्तर पर लेटे और फिर सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसा कि नील ने एक्सपेक्ट किया था, अगले दिन साइंटिस्ट ने जब तीनों के बॉडी डाटा को रिचेक किया तो तीनों में एक नॉन पॉइजन मिला, जिससे सभी साइंटिस्ट घबरा गए और तीनों को तुरंत वहां से हैंडकफ कर बेहोश करके निकाला गया। तीनों ने बेहोश होने से पहले एक दूसरे को देखा और फिर शांति से आंखें बंद की और बेहोश होने का नाटक करने लगे। सभी साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि जिन 3 बच्चों पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो कितने इंटेलिजेंट थे, इसीलिए शायद उन्होंने जल्दीबाजी में इस बात को इग्नोर किया कि तीनों की बॉडी में आखिर पॉइजन आया कहाँ से। जो पॉइजन नील ने तीनों के उस पर यूज किया था, उससे ना ही सिर्फ उनके इमोशंस में कुछ डिफरेंस आएगा बल्कि मेडिकेशंस का भी असर नहीं पड़ेगा और पॉइजन 3 दिन बाद अपने आप ही गायब हो जाएगा। जल्द ही नेहा, निहारिका और नील उस लैब से बाहर और बीच जंगल में थे। प्लान के अकॉर्डिंग नेहा ने धीरे से अपनी आंख खोली तो देखा उन तीनों के पास 3 गार्ड्स बंदूक लिए बैठे थे। नेहा ने धीरे से नील के पैंट में से 4 स्कैपल्स निकले और एक गहरी सांस लेकर मन में बोली, इनायत के लिए, इनायत के लिए, बस आखिरी बार पागल बनना है, फिर सब ठीक होगा। इनायत के लिए, इनायत के लिए, इनायत के लिए। नेहा के लिए ये 3 शब्द जैसे कोई मंत्र हो। नेहा ने अपनी आंखें खोली और पहले चारों गार्ड्स कुछ कर पाए। नेहा ने चारों की गर्दन पर वार किया और अभी बस 4 सेकंड बीते होंगे कि चारों एक दूसरे के ऊपर गिर हुए थे और नेहा का चेहरा खून के छींटों से भरा था। नेहा ने चारों गिरे हुए गार्ड्स को देख उनकी पॉकेट्स चेक करना शुरू किया। निहारिका और नील भी काम में लग गए। जल्द ही उन्हें चाबियां मिली। तीनों ने अपने हाथ खोले और फिर नेहा ने चलती गाड़ी के ड्राइविंग सीट की तरफ देखा, जो इस कंपार्टमेंट से एक कांच से अलग किया गया था। नेहा ने पर्दे हटाए और निहारिका और नील को देख दूसरी तरफ इशारा किया, क्योंकि जिस गाड़ी में वो तीनों थे उनके पीछे 2 और गाड़ी थी। नेहा चारों गार्ड्स के बंदूकें ली और चारों में साइलेंसर लगाया और दोनों को इशारा किया। नेहा का इशारा देख नील और निहारिका ने गार्ड से बंदूक ली और नेहा ने अपने हाथ में स्कैपल को कसकर पकड़ा। फिर तीनों एक साथ बोले, आजादी के लिए। बोल। तीनों के एक साथ हमला किया। नेहा ने गार्ड की बंदूक लेकर पर्दा हटाया और पैसेंजर सीट पर बैठे आदमी को शूट किया। जल्द ही कांच टूटा पड़ा था और ड्राइवर के बाहर का आदमी मारा। नेहा ने ड्राइवर पर गोली चलाई और उसे हटाकर स्टीयरिंग व्हील को हैंडल करते हुए गाड़ी को संभाला। इधर नेहा के पर्दा हटाए ही नील और निहारिका ने भी पीछे का दरवाजा खोला और पीछे आ रही गाड़ी के टायर पर शूट किया। जैसे ही पीछे गाड़ी के ड्राइवर ने 2 बच्चों को बंदूक लिए खड़ा देखा, उसने तुरंत इमरजेंसी बटन दबा दिया। अभी उसने बटन दबाया ही था कि उनकी गाड़ी पलटी और पीछे आ रही गाड़ी पर जा ब्लास्ट हो गई। ये देख निहारिका ने कूदकर नील को गले लगाकर कहा, नील हम आजाद है। अभी निहारिका ने ये कहा ही था कि नील की आंखें बड़ी हुई और उसने अपनी जगह निहारिका से बदली। तभी एक गोली चली और नेहा चिल्लाई, नील भाई। चैप्टर 80 कांट चूज। नील भाई। नेहा की चीख सुन और गोली की आवाज, नील का यूं पलटना, ये सब एक झटके में हुआ था। निहारिका कुछ भी समझ नहीं पाए, लेकिन तभी नील ने निहारिका के गालों को पकड़ एक मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहा, निहारिका राजवंश, यहाँ से भाग जाओ और तुम्हें स्कूल जाना था ना, तो अब तुम कहीं दूर जाना, एक अच्छे स्कूल में पढ़ना और वो नॉर्मल जिंदगी जीना जो तुम जीना चाहती थी, ठीक है? नील की बातें सुन निहारिका का खुशी से चमकता चेहरा अब पीला हो गया था। नील ने अभी इतना कहा ही था कि एक और गोली उसे लगी। नित्या ने जैसे ही रिव्यू मिरर में ये देखा, उसने तुरंत ही स्पीड बढ़ा दी, लेकिन उनके पीछे जो लोग आ रहे थे वो उनका पीछा नहीं छोड़ना चाहते थे। नील ने नेहा की तरफ देख कहा, नेहा, निहारिका को लेकर तुम बंगलौर जाना, वहां मेरे घर वाले हैं।
मैंने ये गलती से सुना था, लैब में, मैं इन लोगों को यहाँ संभाल लूंगा। बोल नील ने निहारिका को धक्का दिया और गाड़ी से गिर गया। नील को गाड़ी से गिरता देख निहारिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और वो जोर से चिल्लाई, नील। नील को गिरता देख पीछे आ रहे लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी और तुरंत गाड़ी से बाहर निकल उसकी तरफ भागे। ये देख निया ने गाड़ी को फुल स्पीड से भगाया। अभी कुछ ही सेकंड्स बीते होंगे और नील की आंखों से निहारिका गायब हो चुकी थी। नील गिरने से काफी घायल हो चुका था, लेकिन उसने मुस्कुराती निहारिका का चेहरा याद किया और इसके होता पर एक मुस्कान छा गई। नील में मुश्किल से अपना हाथ हिलाया और अपनी पैंट में छुपाया दूसरा स्कैपलर निकाला और उसके पास आए आदमियों पर उससे हमला करने लगा। नील की जान धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रही थी और उसने मन में सोचा, निहारिका ठीक होगी, वो सेफ होगी। यहाँ निया जब जंगल से बाहर आई तो उसने गाड़ी रोकी और निहारिका को गाड़ी से निकाला और गाड़ी को चालू छोड़ खाई की तरफ धक्का दिया। जल्द ही गाड़ी बूम करके ब्लास्ट हो गई। मिस निया, किसी को बुलाता सुन निया होश में आए और आपके सामने खड़े शख्स को देख बोली, जी। तो उस फील्ड के मैनेजर ने निया से कहा, आपके लिए किसी ने ये रोज भेजा है। निया ने रोज देखा तो उसकी नजर ना चाहते हुए भी उसके दिल के पास बने गुलाब पर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और फिर बिना उस गुलाब की तरफ देखे बोली, थ्रो इट। बोल निया वहां से चली गई। निया अपने अपार्टमेंट में आई जो उसने इंडिया आने के बाद लिया था। निया का पूरा अपार्टमेंट ब्लैक और ग्रे कलर के शेड का था जो उसके ठंडे पर चुके दिल को और ठंडा कर रहा था। निया ने अपार्टमेंट में अपना कदम रखा और दरवाजा बंद कर आज पहली बार हर जगह देखने लगी, कितनी खाली और ठंडी थी ये जगह। निया को आज भाग जाने का मन कर रहा था, जैसे वो उस दिन नील को मारता छोड़ भाग गई थी। लेकिन निया को अपने लिए हुए किसी भी फैसले पर आज तक कोई पछतावा नहीं था, चाहे वो फैसला हो जिसमें उसने इनायत को बचाया था, या वो फैसला जिसमें उसने निहारिका और खुद को बचाया, या वो फैसला जब उसने निहारिका को उस रास्ते पर अकेला छोड़ दिया और खुद हफ्तों तक भटकी और फिर किडनैप हुई। निया को किसी बात का पछतावा नहीं था और ना ही वो पछताएगी, क्योंकि वो जानती है कि वो अमन का साथ अब नहीं छोड़ सकती थी। उसे जिंदगी में पहली बार ये महसूस हुआ कि कोई इसे भी अपनी दुनिया की तरह देख सकता था। निया को पता था कि वो अलग थी सबसे, वो चाहे कितनी भी इमोशनल हो, लेकिन अगर उसे इस वक्त भी कोई फैसला लेना पड़ा तो वो वही फैसला लेगी जिसमें नुकसान कम हो, और यही वो आज तक करती आई है जब से उसे अपनी ये दूसरी जिंदगी मिली। निया ने अपनी सैंडल उतरी और लिविंग रूम के सोफे पर लेट आगे क्या करना है ये सोचने लगी। निहारिका वापस राजवंश मैंशन आई तो देखा लिविंग रूम में काफी भीड़ थी। निहारिका को देख सभी लोग जो अभी तक एक दूसरे के कानों में फुसफुसा रहे थे वो शांत हो गए। निहारिका ने सोफे पर बैठते हुए कहा, क्या बात है, सभी एक साथ? कोई खास बात है क्या? निहारिका के सवाल पर चंद्र राजवंश के सबसे बड़े बेटे और निहारिका के पापा ने आगे आते हुए थोड़े गुस्से में कहा, तुमने राजवंश इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया, हमारे जिंदा होते हुए भी। अपने पापा की बात सुन निहारिका को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। निहारिका को हंसते हुए देख उसके पापा और मम्मी ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, है क्यों रही हो, जवाब दो। तो निहारिका ने अपने पैंट में से अपना चालू निकाला और उससे खेलते हुए बोली, जवाब तुम्हारे होते हुए भी। तो ये बताना केशव राजवंश, तब तुम कहा था जब मुझ पर तुम्हारे बाप के कहने पर रोज कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट जो रहे थे, जब रोज मेरा खून निकला जाता, रोज मुझे अलग अलग टॉर्चर करने वाले मेडिसिन्स पिलाई जाती, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे, जब मैं रात रात भर दर्द में रोती थी, तब तुम कहा था मुझे तुम क्यों नहीं मिले या दिखे। ओह अरे, तुम तो तुम्हारी बीवी के साथ दूसरे बच्चे करने की प्लानिंग में थे। निहारिका की सरकास्टिक बातें सुन केशव जी ने निहारिका को गुस्से से घूरा और जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा कि निहारिका ने अपने हाथ में पकड़े चाकू को केशव जी की तरफ फेंका। वो चाकू केशव जी के गाल को छूते हुए उनके पीछे पिलर पर जा लगा। निहारिका आने पिलर पर लगे चाकू को देख उदासी से नाटक करते हुए कहा, च कितनी दुख की बात है, लेकिन ये छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सब सुनो। बोलते हुए निहारिका ने अपने चाचा, चाची, ताया, ताई और माँ, बाप और उन सब के बच्चों को देखते हुए कहा, कल सुबह से पहले तुम सब यहाँ से गायब हो जाना, तुम सबको तुम्हारे हिस्से का डिविडेंड हर साल के अंत में मिल जाएगा। तुम सबके पास तुम्हारे बाप के दिए हुए पैसे और प्रॉपर्टी है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से गायब हो जाओ, क्योंकि अगर कल मुझे तुम में से कोई भी दिखा तो सबको वही टॉर्चर झेलना पड़ेगा जो मैंने झेला था। निहारिका की बात सुन सभी के माथे से पसीना निकलने लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को मजाक में लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि निहारिका राजवंश कर सकती थी वो सब। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और 2 मिनट के अंदर सब वहां से गायब हो गए।
निहारिका ने सभी के जाने के बाद वहां खड़े मुस्कुराते युवांश को देखा तो धर्म जी के दिए हुए कॉफी को पीते हुए बोली, तुम्हारा काम खत्म हो गया। चंद्र राजवंश पागल खाने में है और तुम्हारी बहन का बदला पूरा हो गया, तो यहाँ से चले जाओ और हाँ अपनी उस बटरफ्लाई को समझा दो कि किसी के भी मामले में दखल न दे। वैसे भी उसका एक्टिंग करियर खत्म ही हो गया है। धर्म राजवंश का इतना बड़ा स्कैंडल, कोई उसे अब की काम नहीं देगा और दे भी दिया तो कोई उसके काम को देखेगा नहीं। तो उसे अभी अगर ले जा पाओ तो ले जाओ, और हाँ नित्या की या उस अमन की मदद की, ना तो तुम्हारी बटरफ्लाई को पहले मारूंगी। निहारिका की बातें सुन युवान हंसा और अपने गर्दन को घुमाते हुए बोला, निहारिका, मैं नेहा की मदद जरूर करूंगा, और रही बात रश्मि की तो उसकी चिंता तुम मत करो, वो इतने जल्दी नहीं मरेगी। और रही बात अमन की, बोलते हुए युवांश की आंखें ठंडी हो गई और उसने अपने पैंट की जेब में हाथ डालते हुए कोल्डली कहा, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है और मैं आज जाने ही वाला था। नेहा ने ऑलरेडी रिजाइन दे दिया है तो मुझे अब सब संभालना ही होगा। बंगलुरु के एक पोश एरिया में बने एक विला के अंदर बहुत सारे डॉक्टर एक आदमी को घेरे खड़े हुए थे। वीर रेड्डी ने कमरे में आते हुए कहा, होश आया उसे? तो एक डॉक्टर ने कहा, मिस्टर वीर, आपके भाई की उंगलियां हिली और हो सकता है इन्हें 2 दिन में होश आ जाएं। डॉक्टर की बात सुन वीर ने तुरंत सभी डॉक्टर्स को साइड किया और बिस्तर पर लेटे लड़के की जय को पकड़ एक्साइटेड होकर बोला, सच में मेरा भाई होश में आ जाएगा। बोलवीर ने उस लड़के के सीने पर बने टैटू को देख डॉक्टर से कहा, और इस जहर का क्या? दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।